तो वेलकम टू ऑल वंस अगेन इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी डेडिकेशन के साथ अपनी सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 2 कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड द फर्स्ट एड हम सेकेंड पार्ट इसका कवर कर रहे हैं। तो हम आगे के फर्दर एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मोस्ट कॉमनली ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एरिया से पेशेंट एक्वायर्ड करते हैं जब वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उस टाइम ड्यूरेशन पे। तो सर्जिकल साइट, कोई भी सर्जिकल साइट है वहां पे, तो ये इन्फेक्शन होता है जो वो हॉस्पिटल एरिया में एक्वायर्ड करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर आता है या फिर नहीं। स्किन डिसऑर्डर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर आता है, स्किन रैशेस वगैरह, तो ये भी नहीं है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसा कोई इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट हुए हैं तब उस टाइम पे, क्या ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बहुत ज्यादा हायर केसेस होते हैं, 95 टू 99% चांसेस होते हैं पेशेंट में यूटीआई होने के, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के 95 टू 99% चांसेस होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन। कैसा इन्फेक्शन है, कॉमन तो है बट मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। और ये कैसा है, यूटीआई एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कहाँ देखने को मिलता है, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट हम देखेंगे मंडे फीवर इज नोन एज, मंडे फीवर कौन से फीवर को कहते हैं। तो एस्बेस्टोसिस को क्या मंडे फीवर के नाम से जानते हैं, या फिर वाइजिनोसिस को हम मंडे फीवर के नाम से कहते हैं। हे फीवर मंडे फीवर कहलाता है, या फिर क्यू फीवर को हम मंडे फीवर कहते हैं। तो एस्बेस्टोसिस क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन है जो क्रॉनिक लंग कंडीशन, क्रॉनिक लंग डिजीज को कॉज करता है। होता क्यों है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द एस्बेस्टोस, यानी कि जो फाइबर होता है जब पेशेंट उसको इनहेल कर लेते हैं उस टाइम पे ये कंडीशन अकर होती है। जब ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पेशेंट डस्ट पार्टिकल्स के या फिर एस्बेस्टोस जो सब्सटेंस होता है उसके क्लोजर में होते, एक्सपोजर में होते हैं, उस टाइम पीरियड पे ये कंडीशन अराइज होती है। बाइजिनोसिस का मीन्स क्या होता है, ये भी एक क्रॉनिक लंग कंडीशन ही है, लंग्स को ही अफेक्ट करता है। हे फीवर में क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन है जो एलर्जी की वजह से कॉज होता है, राइनिनाइटिस इसमें होता है। क्यू फीवर एक बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो मंडे फीवर किसको कहते हैं, बाइजिनोसिस को हम क्या कह रहे हैं, बाइजिनोसिस को हम क्या कह रहे हैं, मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। क्या है, एक लंग डिजीज है। क्यों होता है, इनहेल करने की वजह से कॉटन डस्ट को, क्या इनहेल करते हैं, कॉटन डस्ट को। और एस्बेस्टोसिस कब कॉज होता है, ये भी एक क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक लंग कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट एस्बेस्टोस जो एक सब्सटेंस होता है, डस्ट होती है, उसको इनहेल कर लेते हैं, उसकी वजह से ये कॉज होता है। तो बाइजिनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो इनहेल करते हैं पेशेंट कॉटन डस्ट को, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। और फिर फ्लेयर्स आफ्टर द वीकेंड, ये कभी अकर होता है, वीकेंड के बाद में अकर होता है, तभी इसको क्या कहते हैं, संडे के बाद में होता है, तभी इसे क्या कह रहे हैं, मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट इज नोन एज, ग्लैनोह्यूमरल, ह्यूमरस के बारे में आपको पता होगा। अपर जो हैंड होता है हमारा, अपर जो बोन होता है उसका, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। तो बोल रहे हैं ग्लैनोह्यूमरस जो हमारा जॉइंट है, ये कहाँ का जॉइंट होता है। अभी मैंने बताया ह्यूमरस बोन कहाँ की होती है, अपर हैंड की होती है। तो शोल्डर जॉइंट से लिंक्ड है इस जॉइंट को, ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट को कहाँ का, शोल्डर का जॉइंट है, नी को जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, या फिर हिप जॉइंट है। तो कहाँ का बोन होता है, ह्यूमरल कहाँ का बोन है, हैंड का बोन है। तो हैंड के एसोसिएटेड एरिया क्या होते हैं, मेरे ख्याल में शोल्डर ही होता है। तो स्कैपुला एंड द ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट होता है उसी को बोल रहे हैं ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट इज नोन एज द शोल्डर जॉइंट। ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट को हम शोल्डर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। द ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट इज द मेन जॉइंट। कैसा जॉइंट है, ह्यूमरस एंड द स्कैपुला यानी कि शोल्डर बोन के बीच में एक
मेन जॉइंट का काम करता है, ऑफ द शोल्डर बिटवीन द स्कैपुला एंड द ह्यूमरस, ह्यूमरस के बीच में एंड द स्कैपुला के बीच में ये मेन जॉइंट का काम करता है, ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सेस करेक्टली डॉक्यूमेंट मॉइस्ट लो पिच्ड गर्गलिंग ब्रेथ साउंड। जब भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि पेशेंट को कैसा है, या फिर नर्सेस असिस्ट कर पा रहे हैं कि पेशेंट का मॉइस्ट एंड द लो पिच्ड गर्गलिंग ब्रेथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? होरासनिस का प्रेजेंट होता है जब भी चोक थ्रोट होगा, उस टाइम पे ये सुनने में मिलता है। व्हीजिंग साउंड तब होगा जब भी व्हीजिंग साउंड कैसा होता है? सीटी जैसा साउंड होता है जब पेशेंट एक्सहेल कर रहे होते हैं ब्रेथ को। क्रैकल साउंड होता है एंड द कॉर्स क्रैकल साउंड भी सुनने में मिलता है। सो जब भी पेशेंट कैसे लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या रेफर करता है? कॉर्स क्रैकल साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये एक ऐसा साउंड है, लो पिच्ड ब्रेथ साउंड होता है, हेयर्ड इन कंडीशन इन द निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा। ऐसी कंडीशन में दिखता है जब भी लंग्स में इन्फेक्शन होता है, निमोनिया या फिर पल्मोनरी एडिमा है, तब उस टाइम पे कॉर्स क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होता है। और ब्रीदिंग साउंड तो स्ट्राइडर वगैरह पेशेंट को है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो फर्स्ट लाइन एक्शन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ऐसा कौन सा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे हैं, इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं, तो दैट जो इन्फेक्शन का चेन है हम उसको ब्रेक कर पाए। तो द फर्स्ट लाइन एक्शन, जो फर्स्ट लाइन एक्शन हम यूज करते हैं वो क्या है? ग्लविंग करके, क्या ये फर्स्ट लाइन एक्शन में आता है? हैंड वॉशिंग के थ्रू हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाते हैं क्या? ग्राउंडिंग के थ्रू, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ड्रग को तो सबसे लास्ट में एडमिनिस्टर किया जाता है। ग्राउंडिंग जब भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड यूनिट है, उस टाइम पे हम ग्राउंडिंग का यूज करते हैं। ग्लविंग तब यूज करेंगे जब भी हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट लाइन एक्शन क्या होगा? हैंड वॉशिंग होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को मेडिकल सेटिंग में यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट यूनिट में परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले क्या करना है? हैंड वॉशिंग को परफॉर्म करना है। अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। मेडिकल कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो मेडिकल हैंड वॉशिंग को परफॉर्म करना है, इससे पहले कि पेशेंट को आप कोई भी ट्रीटमेंट दें, कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करें या फिर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करें। उससे पहले नीडेड है कि आपको क्या करना है? हैंड वॉशिंग करनी है। फिर उसके बाद कोई सेकेंड स्टेप आता है, पेशेंट को खुद से इंट्रोड्यूस करवाना, फिर बाकी के जो अदर स्टेप होते हैं प्रोसीजर के, देन हम वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेसिक मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हैंड वॉशिंग परफॉर्म करके जो इन्फेक्शन का चेन है हम उसे ब्रेक कर पाते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट को हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाई एलर्जिक टेस्ट इज डन थ्रू द इंट्राडर्मल रूट। जो भी हम मॉन्टॉक टेस्ट करते हैं, एलर्जिक टेस्ट करते हैं, वो इंट्राडर्मल रूट से क्यों किया जाता है? इट इज इजी टू एडमिनिस्टर। क्या ये बहुत आसान है एडमिनिस्टर करना? इंट्राडर्मली इंजेक्शन लेना आसान है इसलिए ऐसा करा जाता है। इट इज लेस पेनफुल। क्या कोई भी प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये तो एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, चाहे माइल्ड हो या फिर मॉडरेट या फिर सीवियर हो। ये एक कैसा प्रोसीजर होता है? इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इट डिफ्यूज रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। या फिर इट डिफ्यूज स्लोली, या फिर ये स्लोली डिफ्यूज हो रहा है इसलिए इसका यूज करते हैं। तो एलर्जी टेस्ट इज डन थ्रू द इंट्राडर्मल रूट बिकॉज इट डिफ्यूजेस स्लोली। ये बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है? ऑब्जॉर्व होता है। बहुत ही स्लोली क्या है? ऑब्जॉर्व होता है, डिफ्यूज होता है स्लोली, बहुत ही धीरे अमाउंट में। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज प्रेफर्ड फॉर एलर्जिक टेस्टिंग। क्यों कर रहे हैं हम इसे? एलर्जिक टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज करते हैं। इट ऑल्सो स्लो एंड द लोकलाइज डिफ्यूजन। ये क्या करता है? लोकलाइज एरिया में इजिली और बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होता है। इसलिए किसी भी एलर्जी टेस्टिंग करने के लिए हम जो इंजेक्शन रूट यूज करते हैं वो इंट्राडर्मल रूट होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल फॉर इंडिया स्पॉन्सर एक्रीडिएशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट।
जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है एक्रीडिएशन का। एक्रीडिएशन क्या होता है? एक अप्रूवल होता है, ऑफिशियल अप्रूवल होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, इस बात को इंश्योर करते हुए कि जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है ये हाई क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर कर रहा है पेशेंट को, तो ऑफिशियल अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं। देन क्या है? सिस्टम फॉर द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हॉस्पिटल एंड द हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए दिया जाता है। तो NABARD मीन्स नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABH क्वालिटी एश्योरेंस और ISI ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रीडिएशन ऑफ हॉस्पिटल इन द इंडिया। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्रीडिएशन के लिए। इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल है उसके लिए इन्वॉल्व है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल। Itching, पेन, फीवर, नोजिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर द सिम्टम्स। अभी जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना पेशेंट को, जब भी हम फर्स्ट लाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस में होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? जो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को हेल्थ केयर वर्कर से या फिर नर्स से शेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स पेशेंट की बॉडी में देखते हैं, फिर उसके बॉडी में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो पेशेंट वह बता रहे हैं ईचिंग है, उन्हें पेन है, फीवर है, नोजिया है, स्ट्रेस में है एंड द एंजाइटी है, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो ये कौन सा क्या चीज इंडिकेट करेगा? स्पेसिफिक प्रॉब्लम को? नो, ईचिंग भी है पेशेंट को, पेन भी है, फीवर भी है, नोजिया भी है, तो मल्टीपल उनके साइन एंड सिम्टम्स है। क्या ये सब्जेक्टिव डेटा के अंदर आएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर आता है, या फिर रिलेटिव, कोई भी उससे रिलेट करता हुआ कोई कंडीशन है या फिर उससे बता रहा है? तो पेन, ईचिंग, फियर एंड द नोजिया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये कंसीडर क्या करता है? सब्जेक्टिव डेटा को कंसीडर करता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर द रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। ये कौन बताता है? पेशेंट बताता है वर्बलाइज फॉर्म में, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इंटरनल डिजास्टर। इंटरनल डिजास्टर क्या चीज है जिसको हम कहते हैं या फिर रेफर करते हैं? कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग हो रही है हॉस्पिटल में, डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर हो रहे हैं, या फिर पेशेंट का जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक हो रहा है, तो वो इसके अंडर में आएगा। किसके अंदर में? इंटरनल डिजास्टर के अंदर में। या फिर पेशेंट फॉल, पेशेंट गिर रहे हैं तो वो डिजास्टर कहलाएगा। या फिर मैसिव स्प्रेड ऑफ द निमोनिया, बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटल में ब्राइडली क्या है कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या होगा? इंटरनल डिजास्टर के अंदर आता है पेशेंट फॉल, या फिर कोई भी फायर हो गई है, आग लग गई है हॉस्पिटल में, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया है, वायर कोई भी स्प्रेड हो गया है, करंट फैल गया, तो वो किस में आता है? इंटरनल डिजास्टर के अंदर आता है। पेशेंट फॉल किस में आएगा? इंटरनल डिजास्टर के अंडर में आता है। इंटरनल डिजास्टर अकर विद इन द हॉस्पिटल, कहाँ अकर होगा? हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अकर होगा। फॉर एग्जाम्पल फायर हो सकता है, या फिर पावर फेलियर, या फिर पेशेंट गिर सकते हैं। तो पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम अगर हॉस्पिटल सेटिंग में अकर हो रहे हैं तो वो किसके अंडर में आएगा? इंटरनल डिजास्टर के अंडर में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ नर्स मस्ट बी अवेयर दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नर्स अवेयर होनी चाहिए किस टाइम पे? जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है पेशेंट की बॉडी में, तो उस टाइम पे क्या चीज नर्स को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है जब ब्लड ट्रांसफर हो रहा है पेशेंट की बॉडी में? सेप्टिसीमिया देखना चाहिए, या फिर रेस्पिरेटरी रिएक्शन को चेक करना है, एनाफाइलेक्टिक शॉक को चेक करना है, या फिर सर्कुलेटिंग ओवरलोडेड एंड द आयरन डेफिशिएंसी को चेक करना है। ओवरलोड ना हो इसके लिए हमें चेक करना है कि पेशेंट का जो ब्लड लेवल है वो कितना है और हम कितने लेवल उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर्स ऑर्डर में चेक करते हुए ही हम एडमिनिस्टर करेंगे। और पेशेंट में जो मेन कॉमन रिएक्शन होता है जब भी हम पेशेंट को, मेन कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है उस टाइम पे, तो एलर्जिक शॉक होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। सेप्टिसीमिया अगर ब्लड स्ट्रीम में कोई भी इन्फेक्शन है वो फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लिकेशन में आएगा, या फिर रेस्पिरेटरी रिएक्शन जैसे कंडीशन हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या कंडीशन कॉम्प्लिकेशन है जिससे नर्स को अवेयर होना चाहिए? एनाफाइलेटिक शॉक।
एनाफाइलेटिक का मीन्स होता है एलर्जिक रिएक्शन, कि पेशेंट को प्रिवेंट करना है कि वो किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से ना सफर करे या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उनकी बॉडी में ना अकर हो। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज द एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या कॉज करेगा? अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हुई तो क्या कॉज करता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक को कॉज करता है, जो क्यों हो रहा है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। Which of the following ethical principle, ethical का मतलब होता है, इसका मीन्स होता है रूल एंड रेगुलेशन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। तो which of the following, इनमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो रेफर करता है ड्यूटी नॉट टू हार्म? जो नर्स की ड्यूटी है वो कैसी होनी चाहिए कि पेशेंट की हेल्थ पे वो किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए। फेडिलिटी, फेडिलिटी का मीन्स क्या होता है? जो भी पेशेंट है, नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और ट्रूथफुलनेस के साथ में और कैसा फेथफुलनेस के साथ में पेशेंट को केयर डिलीवर करना है। एंड द बैटरी, ये नहीं हो सकता। टॉट, कोई भी अपराध, ये सब नहीं है। नॉन माल एफिशिएंसी मीन्स नुकसान ना कर। क्या है यहाँ पे? ड्यूटी नॉट टू हार्म। तो इसकी क्या ड्यूटी है कि पेशेंट की हेल्थ पे किसी भी तरीके का हार्म ना हो, तो नुकसान ना करना, नॉन माल एफिशिएंसी। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? नॉन माल एफिशिएंसी मीन्स नुकसान ना करना। नॉन माल एफिशिएंसी मीन्स टू नॉट हार्म, अ कोर प्रिंसिपल इन द मेडिकल एथिक्स। ये सबसे ज्यादा क्या है? कोर प्रिंसिपल है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ पे कोई भी हार्म ना हो। माल एफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है, कोई भी माल प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करनी है जिसके थ्रू पेशेंट की हेल्थ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट अकर हो। इसी के साथ साथ एथिकल में फेडिलिटी भी आता है कि जो भी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रुथफुलनेस के साथ में या फिर विलिंगनेस के साथ में या फिर फेथफुल वे में उन्हें केयर डिलीवर करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियल साइन ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब एक ऐसा साइन जो हमें इंडिकेट करे कि पर्टिकुलर पेशेंट को क्या है, डिजीज है जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशन को। तो कार्डियल साइन नहीं है किसका? कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की कंडीशन से रिलेटेड कौन सा ऐसा साइन और सिम्टम्स है जो बेबी की पेशेंट की बॉडी में दिख रहा है जो इंडिकेट हमें करेगा कि पेशेंट में क्या है? कार्डियक अरेस्ट नहीं है। एपनिया है। एपनिया अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी। एब्सेंस ऑफ द कैरोटिड पल्स, पेशेंट का पल्स रेट भी कम हो जाएगा या फिर एब्सेंस होता है। डायलेटेड प्यूपिल, ये भी होने की पॉसिबिलिटी है। अब्डोमिनल पेन, ये रिलेट नहीं कर रहा कार्डियक अरेस्ट से। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? एब्डोमिनल पेन। ये क्या है? कार्डियल साइन नहीं है किसका? कार्डियक अरेस्ट का। सो एब्डोमिनल पेन इज नॉट अ डायरेक्ट साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये डायरेक्ट इंडिकेट नहीं करेगा कि पेशेंट कैसे कंडीशन से सफर कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से सफर कर रहे हैं। Act of the drawing in vapor or gas into the lungs is known as the। नॉर्मली आपने 6th-7th क्लास से स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि पेशेंट जो भी हम प्रोसेस करते हैं ब्रीथ को इनहेल करने की या एक्सहेल करने की, तो उसी का एक एडवांस वर्जन है। बस वर्ड्स को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसका ऑप्शन आप अच्छे से बता पाएंगे। क्या करेक्ट ऑप्शन है इनमें से? एक्ट ऑफ द ड्रॉइंग इन द वेपर और गैस इनटू द लंग्स इज नोन एज द। एक ऐसा एक्ट ड्रॉ कर रहे हैं किसको? वेपर को, एंड द गैस को कहां पर? लंग्स में। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? करेक्ट क्या होगा? इनोकुलेशन या फिर इनहेलेशन, इंस्टॉलेशन या फिर इंक्यूशन। तो क्या होगा? अभी भी वेपर चेंज हो रहा है या फिर हम गैस को कहाँ ले रहे हैं? लंग्स में ले रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? इनहेलेशन का प्रोसेस कहलाता है। बहुत ही सिंपल था। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस? इनहेलेशन का प्रोसेस कहलाता है। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग एयर और गैस इनटू द लंग। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? गैस को या फिर एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं। है ना एक एडवांस वर्जन, बस वर्ड्स का मॉडिफाई करा गया ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैरायटी ऑफ ऑप्शन दिए गए हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल पैटर्न है, उसको समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। द फिजिशियन इज द प्रिपेयरिंग टू रिमूव अ सेंट्रल लाइन। फिजिशियन क्या कर रहे हैं? सेंट्रल लाइन जिसको सीबी
सी के नाम से भी आ सकता है ये। सीबीसी लाइन के सेंट्रल लाइन जो इंजेक्ट करते हैं जब डॉक्टर फिजिशियन कर रहे हैं पेशेंट की सेंट्रल लाइन को रिमूव करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्या स्टेप हमें लेना है। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू, नर्स क्या कहेंगे क्लाइंट से, डीप एंड द स्लो ब्रीथिंग, डीप ब्रेथ ले और धीरे धीरे ब्रेथ ले, क्या ये बोलेंगे जिसके थ्रू हम जो आईबी लाइन है उसको अच्छे से रिमूव कर पाए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, लंबी सांस लें और उसको होल्ड करके रखें। या फिर फास्ट भी बहुत तेज तेज ब्रेथ लें तो हम आईबी जो सेंट्रल लाइन है उसको रिमूव कर पाएंगे। या फिर ब्रेथ एज यूजुअल, जैसे आप ब्रेथ ले रहे हैं नॉर्मली मोशन में उस तरीके से आप ब्रेथ इन करिए और आउट करिए। तो इसमें क्या होगा, जब भी पेशेंट ब्रेथ को अपना डीप ब्रेथ लेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे तो हम इजी वे में जो सेंट्रल लाइन है उसको रिमूव कर पाएंगे। जो कैथेटर पड़ा हुआ है सेंट्रल नर्व में उसको सेंट्रल वेन में हम उसको इजिली रिमूव आउट कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड द होल्ड इट, गहरी सांस लेना है पेशेंट को और ब्रेथ को होल्ड करके रखना है जब तक कि जो 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 लाइन है कौन सा सेंट्रल लाइन है जब तक हम इसको रिमूव आउट नहीं कर रहे हैं। अनटिल अनलेस क्या होगा, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ फॉर्म में होगा, पेशेंट को कोई भी इंजरी नहीं होगी। होल्डिंग ब्रेथ इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, होता क्या है जब भी पेशेंट ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे तो जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी पेशेंट ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे तो इजी वे में सेंट्रल लाइन को हम रिमूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द बॉडी मैकेनिज्म बाय अ नर्स, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो नर्स को लेना है जिसके थ्रू क्या है बॉडी का मैकेनिज्म नॉर्मलाइज होता है। टू मेंटेन द गुड मसल टोन, इसलिए जो नर्सेस है वो एक्शन को लेती हैं। कौन सा एक्शन, बॉडी मैकेनिज्म का एक्शन ले रहे हैं जिसके थ्रू वो मेंटेन कर पाए गुड मसल टोन को। या फिर टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बॉडी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। या फिर टू अवॉइड द स्ट्रेन एंड द फटीग, स्ट्रेन को यानी कि थकान को या फिर खिंचाव को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, बॉडी मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं। या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बॉडी मैकेनिज्म का, टू अवॉइड द स्ट्रेन एंड द फटीग, हमें क्या करना है, अवॉइड करना है स्ट्रेन को एंड फटीग को, जिसके थ्रू जो बॉडी का मैकेनिज्म है इसीलिए हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेन या फिर फटीग ना हो। करेक्ट द बॉडी मैकेनिज्म, जब हम बॉडी मैकेनिज्म करेक्ट करेंगे तो ये प्रिवेंट करेगा किससे, मसल स्ट्रेन से, मसल स्ट्रेन नहीं होगा पेशेंट की बॉडी में और फिजिकली वो डिस्कम्फर्ट या फिर फटीग भी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन आर गिवन इनटू द स्पाइनल कैविटी। अभी स्पाइनल कैविटी में जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं पेशेंट को, स्पाइनल कॉर्ड में पेशेंट को जो भी इंजेक्शन हम दे रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं स्पाइनल कैविटी में दे रहे हैं, तो हम सब एरेक्नोइड रीजन में देते हैं। तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, तो इंट्राओसियस, इंट्राथीशियल एंड द इंट्रामस्कुलर एंड द इंट्राडर्म, इनमें से कौन सा साइड है जब भी हम पेशेंट को स्पाइनल कैविटी में इंजेक्शन दे रहे हैं तो इनमें से कौन सा कहलाएगा। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं स्पाइनल स्पेस में जो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया या फिर इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में देते हैं, इंट्राथीशियल स्पेस में, यानी कि स्पाइनल स्पेस में हम पेशेंट को इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। इंटरस्टिशियल इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर इनटू द स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल या फिर स्पाइनल कैविटी में हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं सबएरेक्नोइड रीजन। हाइपोडर्मल इंजेक्शन आर नोन एज द, हाइपोडर्मल इंजेक्शन किस नाम से जाने जाते हैं, इंटरडर्मल इंजेक्शन। मैंने बताया स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस। तो जो हाइपोडर्मल है इंजेक्शन आर नोन एज, हाइपोडर्मल इंजेक्शन को किस और नाम से हम जानते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के नाम से जानेंगे या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर इंट्रावीनस। इंट्रावीनस मींस वेन में, सबक्यूटेनियस मींस थर्ड लेयर ऑफ द स्किन में, इंट्रामस्कुलर मींस मस्कुलर रीजन में आईएम देते हैं, मसल्स में देते हैं, इंट्राडर्मल कहाँ पे, स्किन के अंडर में दे रहे हैं। तो जो भी हम
हाइपोडर्मल इंजेक्शन का यूज करते हैं वो स्किन के नीचे देते हैं। अब देंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो किसके अंडर में आता है, दैट इंजेक्शन हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज नोन एज द subcutaneous injection. Hypodermal and the subcutaneous injection both refer to the injection given under the skin. ये कहाँ इंजेक्शन दे रहे हैं, स्किन के अंदर दे रहे हैं। अभी यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इंट्राडर्मल है ये, तो ये कहाँ पे देते हैं, स्किन के अंदर में देते हैं, बट ये कहाँ दे रहे हैं, स्किन के नीचे दे रहे हैं। वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे फेर है, उसको ध्यान में रखना है। सबक्यूटेनियस रीजन में जो इंजेक्शन देते हैं उस इंजेक्शन को हम हाइपोडर्मल इंजेक्शन कहते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं कहते, तो ये ध्यान में बहुत रखिएगा। नेक्स्ट है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड एज। जो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, जब भी चेस्ट हम ड्रेनेज कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं फ्लूइड का या फिर एयर का, तो उस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करा था क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज को, जिसके प्रिंसिपल का एक एमसीक्यू था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो ओपन चेस्ट ड्रेनेज कहते हैं वाटर सील ड्रेनेज को। वाटर सील का मीन्स क्या होगा, क्लोज होगा, तो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज ये हो सकता है। नेल्सन इनहेलर, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ से, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है कौन सा, सेकंड वाला, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, जिसके हमने प्रिंसिपल भी डिस्कस करें। क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इसका, पहला है ग्रेविटी, सेकंड है सक्शन, थर्ड है एम्बुलेशन। इन तीनों प्रिंसिपल का यूज करते हैं क्लोज चेस्ट ड्रेनेज को परफॉर्म करने के लिए। वाटर सील सिस्टम, सील का मतलब ये क्या होता है, क्लोज फॉर्म में होना। अलाउ द एयर एंड द फ्लूइड टू एस्केप फ्रॉम द प्लूरल स्पेस बट नॉट री एंटर। ये क्या अलाउ करता है, प्लूरल स्पेस में मीन्स लंग कैविटी में कोई भी फ्लूइड या फिर एयर फिल्ड है तो उसको क्या करें, बाहर निकाल पाए, उसको एस्केप कर पाए, तो क्या होगा, वो दोबारा से री एंटर नहीं करेगी कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में या फिर प्लूरल कैविटी में। रिगार्डिंग द फीवर, नेक्स्ट है रिगार्डिंग द फीवर, सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। अगर पेशेंट का जो कंडीशन है, फीवर है और क्या हो रहा है, सडन रिटर्न टू नॉर्मल, बहुत ज्यादा एलिवेटेड फीवर है, बढ़ा हुआ है, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया, देन वो फिर से हाई हो गया, तो विच सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट जनरल कंडीशन इज कॉल्ड। जो क्या सिग्निफिकेंट कर रहा है कि पेशेंट की कंडीशन कैसा हो रहा है, इम्प्रूव्ड हो रहा है। रिगार्डिंग द, फिर से पढ़ते हैं, रिगार्डिंग द फीवर, फीवर की रिगार्डिंग है टू द नॉर्मल, पेशेंट का टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा एलिवेटेड था, मेडिकेशन दिया, वो कैसा हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, एंड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर था उससे, फिर क्या है, विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट जनरल कंडीशन इज कॉल्ड द क्राइसिस। इसको क्या कहेंगे, क्राइसिस कहेंगे। ये क्राइसिस की कंडीशन थी, पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एलिवेटेड था, मेडिकेशन दिया, नॉर्मल हुआ, फिर से रेज अप हुआ, फिर मेडिकेशन दिया, नॉर्मलाइज हो गया, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हुई, तो इसमें किसमें कहलाएगा, ये ऐसा कंडीशन होता है जो क्राइसिस के अंडर में आता है। क्राइसिस इज अ सडन ड्रॉप, क्या होता है, सडन ड्रॉप, जैसे ही मेडिकेशन दिया एकदम से बहुत एलिवेटेड था और एकदम से डाउन हो गया, और फिर जैसे ही मेडिकेशन का जो भी मेडिकेशन दिया, पैरासिटामोल दिया, एसिटामिनोफेन, तो वो क्या हुआ, उसका जैसे ही जो भी रिएक्शन है या फिर जितना भी उसका रेट है प्रिवेंट करने का, वो जैसे ही खत्म हुआ असर जो मेडिकेशन का है, तो उसके बाद में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर से हाई हो जाएगा, तो वो किसके अंदर आता है, क्राइसिस के अंदर आता है। क्राइसिस इज अ सडन ड्रॉप इन अ टेम्परेचर, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कंडीशन है कि एकदम से अचानक से जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया है, ड्रॉप हो गया है, ये इंडिकेटिंग इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन। और सम टाइम पे क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत बढ़ा था और नॉर्मलाइज हो गया, तो पेशेंट को तो ऐसे लगेगा ना कि उनका कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, तो सम टाइम ये रेफर भी करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, इंप्रूव भी हो रहा है इसी के साथ में। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज यूज्ड फॉर द माउथ। माउथ वॉश करने के लिए ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करते हैं, स्प्रिट का यूज करेंगे माउथ क्लीनिंग के लिए, नहीं। बीटाडीन का यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। H2A का केमिकल का यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इथेनॉल का यूज करते हैं क्या, देखते हैं, तो हम यूज करते हैं एथेनॉल फॉर किसके लिए, माउथ वॉश करने के लिए। एथिल अल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड इन द डाइल्यूटेड फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है,
माउथ वॉश करने के लिए ये कैसा एक सोल्यूशन है एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अगेंस्ट द प्लानिंग स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड। प्लानिंग स्टेप में नर्सिंग प्रोसेस में क्या इंक्लूड करते हैं? नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं, उसमें हम प्लानिंग स्टेप जो हमारा होता है थर्ड स्टेप, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। पहला है असेसमेंट, सेकेंड वन इज डायग्नोसिस, थर्ड वन इज गोल सेट करते हैं, फोर्थ में इंटरवेंशन करते हैं, फिफ्थ में इवैल्यूएट करते हैं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं उनको चेक करने के लिए। तो है क्या हमारा नर्सिंग प्रोसेस में प्लानिंग स्टेप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आ रहा है असेसमेंट एंड द डायग्नोसिस। क्या हम असेसमेंट और डायग्नोसिस मेड करते हैं? नहीं, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है। नर्सिंग एक्शन एंड द डॉक्यूमेंटेशन, नर्सिंग एक्शन को लेते हैं वो तो इंटरवेंशन में आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ द गोल एंड नर्सिंग एक्शन, या फॉर्मुलेट करते हैं गोल को या फिर नर्सिंग एक्शन लेने के लिए, या फिर हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन तो हम फिफ्थ स्टेप में करते हैं, सबसे बाद में इंटरवेंशन देने के बाद। तो नर्सिंग जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस में, प्लानिंग स्टेप में क्या इन्वॉल्व होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ द गोल एंड द नर्सिंग एक्शन। क्या कर रहे हैं? गोल को फॉर्मुलेट करते हैं नर्सिंग एक्शन लेने के लिए। प्लानिंग इंक्लूड सेटिंग गोल एंड द चूजिंग नर्सिंग एक्शन। इसीलिए प्लान करते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन, कौन सा बेटर नर्सिंग केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो दैट हमें क्या करने की नीड होती है? हम फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स को, देन हम नर्सिंग एक्शन को ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोल्ड शॉक इज कॉल्ड एज। कोल्ड शॉक हम इसको कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक को ये एक एलर्जिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो रहा है ये? सेप्टिक शॉक किस लिए कहते हैं? इन्फेक्शन की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है? हार्ट कंडीशन के वजह से होता है। तो कोल्ड शॉक किसको कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक को कहते हैं। कोल्ड शॉक इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का एंड द फ्लूइड का क्या होता है? लॉस होता है, और बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से इम्पेयर्ड हो जाएगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो दैट इसलिए इसको क्या कहेंगे? हाइपोवोलेमिक शॉक। Cold shock refers to the decreased perfusion due to the fluid loss that is known as the hypovolemia। इसको क्या कहते हैं? हाइपोवोलीमिया कहते हैं, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी से फ्लूइड का और ब्लड का क्या हो रहा है? लॉस होता है। तो दैट बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन आर नोन एज। स्पाइनल में हम इंजेक्शन दे रहे हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो इंजेक्शन क्या कहलाएगा? इससे रिलेटेड हमने पहले एमसीक्यूज का करा है, तो इसका ऑप्शन आप करेक्ट आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं। इंटर एसोसिएट इंजेक्शन या इंटरथीशियल इंजेक्शन, इंटरक्रेनियल इंजेक्शन और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। क्रेनियल मतलब ब्रेन एरिया में, स्कल एरिया में देते हैं। इंट्राथीशियल मीन्स स्पाइनल कैविटी में देते हैं। इंट्राओशियस मीन्स हड्डी के अंदर देते हैं। तो जो स्पाइनल एरिया में, स्पाइनल कैविटी में दे रहे हैं उस इंजेक्शन को क्या कहेंगे? इसके नाम ही में छुपा हुआ है इसका आंसर, इंटरथीशियल इंजेक्शन। कहाँ देते हैं? स्पाइनल कैविटी के अंदर देते हैं। इंटरथीशियल विद इन द स्पाइनल कैनाल सब एरेक्नोइड स्पेस। किस एरिया में दे रहे हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस में देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे PRN स्टैंड फॉर। PRN किस लिए स्टैंड करता है? बिफोर फूड, फूड से पहले देंगे। इमीडिएटली या फिर तुरंत के तुरंत, जैसे ही पेशेंट को नीड है, हॉस्पिटल सेटिंग में आया है, ब्लड हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उस टाइम पे इमीडिएट देंगे, या फिर व्हेन रिक्वायर्ड, या फिर जब रिक्वायर्ड होगी उस टाइम पे देंगे, या फिर अपकमिंग मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग में एडमिनिस्टर करेंगे। तो PRN का मतलब क्या होता है? प्रोरिनेटा। प्रोरिनेटा का मीन्स होता है मेडिकेशन टू बी गिवन ओनली व्हेन नीडेड। ये तब मेडिकेशन देंगे जब पेशेंट को नीडेड होगी, इमीडिएटली नहीं देते हैं। तभी देंगे जब पेशेंट को नीड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे PS स्टैंड फॉर। PS किस लिए स्टैंड करता है? पोस्ट चीवम। चीवम के नाम से PC का मीन्स होता है पोस्ट चीवम, मीन्स बिफोर मील। चीवम का मतलब होता है फूड से रिलेटेड, एंड द पोस्ट का मतलब बाद में। बिफोर मील, मील से पहले। आफ्टरनून में नहीं,
आफ्टर मील, मील के बाद देंगे क्या, मैंने बताया ना पोस्ट जीवम, पोस्ट का मीन क्या होता है, बाद में। बिफोर नून, नून से पहले, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आफ्टर द मील। हम कभी देंगे पेशेंट को मेडिकेशन, मील के बाद में, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, पोस्ट चिवम आफ्टर द मील। चिवम का मतलब होता है फूड से एंड पोस्ट का मतलब है बाद, आफ्टर। पेपरी होता है तो वो उसे क्या कहेंगे, पहले, बिफोर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हमने 25 MCQ को पार्ट सेकंड में कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर इसी टॉपिक के हम MCQ को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अपनी नॉलेज को और भी इनहेंस करिए, अपनी स्टडी को और भी डेडिकेशन के साथ में पढ़ते रहिए, ताकि CNET का एग्जाम आप अच्छे नंबर्स के साथ में स्कोर करें और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन के लिए मिल पाए। तो आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू क्लास।